मध्य प्रदेश में व्यापम का प्रकरण अब पूरी तरीके से पब्लिक डोमेन में है। हालांकि काफी समय लगा और कई लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद लोगों के समझ में आया कि कितना गंभीर और कितना खतरनाक ये पूरा प्रकरण है। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री यही है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल को व्यापम कहा जाता है और सन 70 में इसका गठन किया गया था पीएटी टेस्ट के लिए और वो चलता रहा। 2007 में इस कानून को परिवर्तन करके जो नॉन गजेटेड गवर्नमेंट पोस्ट है उनका भी व्यापम के माध्यम से चयन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि उसके एक्ट के नियम आज तक नहीं बनाए गए और सन 2006 से मेडिकल कॉलेज की भर्ती में किस प्रकार से लोगों से पैसा लेकर संपूर्ण व्यवस्था को कॉम्प्रोमाइज किया गया, उसके 3-4 तरीके थे। एक तरीका तो ये था कि फॉर्म पर एक फोटोग्राफ है जो कि ओरिजिनल कैंडिडेट की है और एग्जामिनेशन का एंट्री फॉर्म पर दूसरी फोटोग्राफ लगाई गई और किसी और ने इम्तिहान दिया। दूसरा था कि स्कोरर, एक नया वर्ड निकला स्कोरर, अन्य प्रदेशों से जो अच्छे होशियार बालक थे या मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे उनको लाखों रुपए दिए जाते थे कि आप इन बच्चों के जगह बैठ जाइए और वो अप्लाई भी करते थे और एक कमरा उनको अलग से दिया जाता था कि आप सब लोग उसमें उनसे पैसा आ जाया करता था। उनके रोल नंबर चेंज करके इस प्रकार से बताया जाता था कि वहां बैठ के इम्तिहान थे। तीसरा तरीका ये था कि इम्तिहान देने के एक दिन पहले पेपर लीक कर दिया जाता था और सीधा उस जगह से ले जाकर उसको इम्तिहान में बैठा दिया जाता था। चौथा ये था कि आप कंप्यूटर जो ओएमआर शीट होती है उसमें खाली छोड़ आइए, हम उसको बाद में भर लेंगे। तो ये तरीका चलता है। इसके बारे में विधानसभा में प्रश्न भी पूछे गए और कई बार इसको विधानसभा में विषय उठाया गया। मुख्यमंत्री के ये कहने के बावजूद भी, स्वीकार करने के बावजूद भी कि 1000 अवैध नियुक्तियां हुई हैं, ये मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बयान दिया। उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं। आपको स्मरण होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी चौटाला ने लगभग 130 शिक्षकों की फर्जी भर्ती की थी। आज वो जेल में, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया 1000 फर्जी नियुक्तियां हुई हैं, विधानसभा ने स्वीकार किया। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उन पर कोई प्रकरण बना। जुलाई 2013 में इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस के पास एक शिकायत आई कि एक होटल के कमरे में पेपर लीक किया गया है व्यापम का और कुछ लड़के वहां पर की तैयारी कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस इंदौर ने छापा मारा। छापा मारकर लड़कों को पकड़ा
और उनसे पता पड़ा कि एक डॉक्टर सगर है, वो उनको इन्होंने पैसे दिए हैं और उसने ये सब ऑर्गेनाइज किया है। क्राइम ब्रांच इंदौर की पुलिस ने उसको ट्रैक डाउन किया, सगर को बॉम्बे से मुंबई से अरेस्ट किया और उसने बताया कि ये सारा का सारा नितिन महिंद्रा व्यापक में जो कंप्यूटर सेक्शन देखते हैं उनको उनके माध्यम से सब कुछ होता है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने नितिन महिंद्रा क्या छापा डाला और वहां से शुरुआत होती है व्यापक की कहानी। स्वाभाविक है कि अगर आईटी एक्ट के अंतर्गत अगर किसी भी कंप्यूटर हार्ड डिस्क को सीज किया जाता है तो उस कंप्यूटर को, लैपटॉप को सीज किया जाता है। अगर हार्ड डिस्क सीज की जाती है तो उसकी हैश वैल्यू नोट की जाती है। लेकिन क्राइम ब्रांच इंदौर ने ये सब नहीं किया। जो ये भी उन्होंने अपनी एफआईआर में ये दर्ज नहीं किया है कि ये लैपटॉप से रिकवर हुआ है या डेस्कटॉप से हुआ है। साथ साथ जो व्यापक का सर्वर था उसको भी सीज नहीं किया गया। हार्ड डिस्क सीज करनी बताई गई और उस हार्ड डिस्क को जब लेकर आए तो उसमें डेटा डिलीटेड था। क्राइम ब्रांच इंदौर ने एक आईटी प्रोफेशनल जो कि फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट था उसको बुलाया और बुलाकर उससे डिलीटेड डाटा रिकवर करने के लिए कहा। उसने डाटा रिकवर किया और सामान्य तौर पर डेटा जब रिकवर होता है तो ये प्रैक्टिस इनकम टैक्स में भी रही है कि अभी इस तरह के डेटा कभी रिकवर किए गए हैं तो उसने उसकी मिरर इमेज जो थी वो क्लाउड पर डाल दी ओरिजिनल। जब उन्होंने इंदौर पुलिस ने एक्सेल शीट देखी नितिन महिंद्रा की एक्सेल शीट में बड़ा मेटिकुलसली लिखा हुआ था कितना पैसा कहां से आया, किस लड़के ने कितना पैसा दिया, कितना पैसा किसको पहुंचाया गया, इसका पूरा डिटेल रिकॉर्ड नितिन महिंद्रा की हार्ड डिस्क में था। और उस हार्ड डिस्क में 48 जगह पर मुख्यमंत्री जी ने किस किस का रिकमेंड किया है उसके डिटेल्स थे। उसी दिन जब जानकारी मिली तो उसी दिन लगभग 5 घंटे बाद मुख्यमंत्री जी का नाम हट जाता है और उनकी जगह उमा भारती, उनकी जगह राजभवन और मिनिस्टर 1, 2, 3, 4 की जगह केवल मिनिस्टर हो जाता है। और उस टेम्पर्ड हार्ड डिस्क को सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के पास भेजने के बजाय गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जाता है जो कि गुजरात राज्य सरकार की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, जो कि इसरत जहां के प्रकरण में सीबीआई ने उस पर छापा डालकर ये पाया था कि इसरत जहां के पूरे फोटोग्राफ्स केस में फोटोग्राफ्स मॉर्फ किए गए थे और तत्कालीन सीबीआई अफसर ने गुजरात पुलिस को ये पत्र लिखकर कहा कि इन पर एविडेंस टेम्परिंग का केस रजिस्टर किया जाए। लेकिन जैसा आप जानते हैं गुजरात की सरकार का एक अलग काम करने का तरीका है। उन्होंने सवाल ही नहीं उठता उन पर करने के बजाय जो वहां के डायरेक्टर थे उनको एक्सटेंशन दे दिया और आज भी रिटायरमेंट के 6 साल के बाद भी वो उसके डायरेक्टर बने। वहीं से इस बात का प्रश्न होता है। उन्होंने फिर ये कहा कि भाई इसमें हैश वैल्यू आपने लिखी नहीं तो फिर कैसे किया जाए। तो वापस अधिकारी आए पुलिस के, फिर वापस गए कि ठीक है आप
अपनी जो हैश वैल्यू डालना डाल के हमको रिपोर्ट दे देंगे। उसी के बाद सारी बातें साफ हुई। हमारी आपत्ति शुरू से निम्न रही है। पहली आपत्ति यह है कि कोई पुलिस अधिकारी उस राज्य का उसके मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। शंका इस बात की होती है कि 2006 से लेकर 2013 तक ये इस प्रकार का व्यापक घोटाला चलता रहा और मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे चलता रहा और उनको पता नहीं पड़ा। ये प्रकरण ऐसा है जिसमें कि मुख्यमंत्री के सचिवालय का अधिकारी जेल गया, राजभवन के ओएसडी जेल गए, गवर्नर साहब पर एफआईआर दर्ज हुई, गवर्नर साहब के बेटों पे एफआईआर दर्ज हुई, शिवराज सिंह चौहान के पूर्व मंत्री जेल गए, सुधीर शर्मा जो कि लक्ष्मीकांत शर्मा मंत्री जी के पूर्व मंत्री जी के ओएसडी थे, वो जेल गए। सुधीर शर्मा का मैं आपको बता दूं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट पे इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर भर्ती हुए थे, मंत्री जी के ओएसडी बने और 2010-2011 में इनके यहाँ जब छापा पड़ा तो इनकी संपत्ति 4000 करोड़ की इनकम टैक्स में आती है, वो अब जेल में। लेकिन इसी के बाद मुख्यमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश में कंप्यूटर खरीद फरोख्त का एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रिस, उसका उनको अध्यक्ष बना दिया सुधीर शर्मा। व्यापक का जो सीईओ और कंट्रोलर एग्जामिनेशन एक ही व्यक्ति को बना दिया, पंकज त्रिवेदी, जो अब जेल में बंद है। इसका पूरा जो इन्वेस्टिगेशन का जो मेन आधार है वो नितिन महिंद्रा की एक्सेल शीट, और वो एक्सेल शीट जब टेम्पर्ड है तो ये केस अपने आप में कमजोर बनेगा। लगभग 48 PIL फाइल हुई हाई कोर्ट में इसी बात को लेकर, किस तरह से इसमें हेराफेरी हुई है। इन सभी PIL को माननीय मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट ने खत्म करके सब पूरा का पूरा व्यापम का केस अपने पास ले लिया। इसी बीच में स्पेशल टास्क फोर्स है वहां का मध्य प्रदेश का, उसको मुख्यमंत्री जी ने ये काम सौंप दिया इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन STF कर रही है और उस इन्वेस्टिगेशन में अनेक प्रमाण इस प्रकार के हैं कि एक एक्सेल शीट में 15 नाम है उदाहरण के लिए, उसमें से 5 को अक्यूज बना दिया, 5 को सरकारी गवाह बना दिया और 5 को छोड़ दिया। ये पूरा व्यापक का प्रकरण पुलिस और प्रशासन और शासन का आमदनी का जरिया बन। अभी नरेंद्र तोमर की जो मृत्यु हुई, उनके परिवारजनों ने कहा है कि एक STF का डिप्टी SP जो कि STF व्यापक का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसने 7 लाख रुपए नरेंद्र तोमर से मांगे। जब नरेंद्र तोमर ने उससे कहा कि अब आप मुझे परेशान मत करिए, नहीं तो अगली पेशी में मैं सारे बड़े बड़े लोगों का नाम दूंगा जो लोग इसमें शामिल हैं, और 1 हफ्ते के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। नौजवान लड़का है, स्वस्थ लड़का था।
उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया कि वो तो एक ये किसी उस हादसे से नहीं हुई है, एक नेचुरल डेथ हुई है। वहां के गृह मंत्री जी ने भी कह दिया तो लोग तो मरते रहते हैं, कोई कैसे मरता है, कोई कैसे मरता है, ये असंवेदनशील के हालात। इसी बीच में हम लोगों ने विसिल ब्लोअर जो थे, उस विसिल ब्लोअर को जिसको कि एसटीएफ को सहयोग कर रहा था, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रशासन के शासन के जो निकट के लोग थे उनको ये लगा कि इसके पास जानकारी है और हो सकता है ये मुख्यमंत्री के खिलाफ जा सकता है, इसको अरेस्ट कर लिया बिना किसी कारण के। एसटीएफ ने कोर्ट में जाके कहा कि इस व्यक्ति को हमारी मदद कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए, उसकी फिर वहां से बेल हो गई, तो केस समाप्त हो गया। वो फिर उससे हमने संपर्क किया और उस व्यक्ति के माध्यम से हमने ओरिजिनल जो एक्सेल शीट थी उसको एक प्राइवेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है ट्रुथ लैब्स, जिसके गवर्निंग बॉडी में एडवाइजरी कमेटी में रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेंकटाचलैया जी उसके हैं, उनके जो आज सीईओ हैं वो आंध्र प्रदेश स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के डायरेक्टर लगभग 12 से 13 वर्षों तक रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अनेक बार ट्रुथ लैब्स की लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट है उसको ऑथेंटिक माना है। वो जो हमने एक्सेल शीट जो इसके पास थी उनको दी, तो आजकल उसमें आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन सी तारीख को ये ओपन हुआ, कौन सी तारीख को इसमें एडिशन हुआ, कौन सी तारीख में डिलीट हुआ। तो इस फाइल में 2012 से लेकर 2013 तक के अनेक उसमें एंट्रीज हैं और ये मिरर इमेज निकाली गई। अब उस बात को लेकर हमने जब ये प्रूफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को और एसटीएफ को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डायरेक्शन से, इसी बीच में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अपॉइंट कर दी थी, जिसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हैं, एक रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं, एक आईटी एक्सपर्ट है। उनको भी हमने जब दी तो हमारे प्रमाण को उन्होंने प्रमाणित करने के लिए एसटीएफ को और इंदौर पुलिस से पूछा कि ये प्रमाणित करिए कि ये सही है कि गलत है, यानी कि जिनको हमने आरोपी बनाया हुआ है उन्हीं से उन्होंने प्रमाणित करवाया कि ये प्रमाणित है कि नहीं, और उसको फर्जी साबित कर दिया। उसमें लिखा कि प्रिलिमिनरी तौर पर यह फर्जी है। हाईकोर्ट का जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिग्विजय सिंह ने फर्जी प्रमाण पत्र दिए हैं, उस पर हाईकोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा है कि ये फ्रॉड है या फर्जी है, यही कहा है कि आप अपने प्रमाणों के आधार पर कार्रवाई करिए। उस पर भी उन्होंने कह दिया कि हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया है, हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। उसमें फिर एसआईटी के चेयरमैन का ये बयान आया कि इसमें इन्वेस्टिगेशन 5% ही हुआ है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये प्रमाणित है या गैर प्रमाणित। उसी के साथ साथ फिर जब ये प्रकरण आया तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केवल अभी जो शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो अपॉइंटमेंट के केवल अभी केस बने हैं, उसी की एसआईटी में जांच करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सब इसकी जांच करेंगे। इतना मैं आपको बता दूं कि व्यापम में मेडिकल कॉलेजेस के
भर्ती के उसमें भ्रष्टाचार तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ चपरासी, शिक्षक, डिप्टी रेंजर, पुलिस कांस्टेबल, ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, वेस्ट एंड मेजरमेंट इंस्पेक्टर, डेयरी, इन सब के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। उसका तो भी इन्वेस्टिगेशन भी चालू नहीं हुआ है। केवल मेडिकल कॉलेज के एडमिशन और शिक्षक वर्ग 2 और 3 की भर्ती के उसमें ही लगभग 2000 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और लगभग 600 लोग और अरेस्ट होने वाले हैं जो कि फरार हैं। केवल एक नियुक्ति और मेडिकल कॉलेज को जोड़ दें, उसमें इतने अरेस्ट हो चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि 7 या 8 और जो भर्तियां हुई हैं उनको अगर ले लिया तो पता नहीं क्या होगा। लगभग 4-5 राज्यों के लोग इसमें अभियुक्त हैं। इसलिए हम लोग हमेशा से कहते रहे कि इसकी सीबीआई की जांच करवाएगी। इसी बीच में जब हमने एसआईटी के पास गए तो एसआईटी ने हमारे सामने कहा कि हमें हाईकोर्ट ने अधिकार नहीं दिया है एसटीएफ की इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करने का, केवल हम पोस्ट ऑफिस के रूप में काम कर रहे हैं। ये सब बातों को देखकर हम लोगों ने विचार किया और मैंने कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है और उसमें मांग की है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वयं संज्ञान ले, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जो एसआईटी गठित की गई है वो कारगर सिद्ध नहीं हो पा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान लेना चाहिए। इसके बाद हमारी जानकारी अनुसार लगभग 43 लोग जो इसमें अक्यूज हैं या विटनेस हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती नहीं 43 नहीं है, 21 या 25 है। अगर 21 और 25 भी हैं तो क्या कारण है कि ये लोग की जान जा रही है? हजारों लोग जिन्होंने कि अपने संपत्ति बेचकर या उधार लेकर पैसा देकर भर्ती किया है और वो जेल में बंद है, तो स्वाभाविक है कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग के सामने फ्रस्ट्रेशन में और क्या रास्ता बचता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बार बार बयान देते हैं, भाजपा बयान देते हैं कि मैंने ही उसकी मतलब स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इसकी जांच शुरू की, जबकि बात सही नहीं है। जांच शुरू तब हुई जबकि 2013 के जुलाई में क्राइम ब्रांच पुलिस इंदौर ने छापा मारकर लड़कों को पकड़ा था। केवल लोगों को गुमराह करना और मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने आप को बचाकर दूसरों को उसमें फंसाने का उनका ये षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं और जाकर इसमें अनुरोध करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की मॉनिटरिंग कमेटी बनाए, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एसआईटी पर भरोसा किया था, लेकिन वो कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। या पूरे प्रकरण में न केवल मुख्यमंत्री, उनका परिवार, उनके कार्यालय के अधिकारी, राजभवन के माननीय महामहिम, उनके सदस्य, परिवार सदस्य, उनके ऑफिस में कर्मचारी, ये सब लोग उसमें शामिल हैं। और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की होती है
तो मुख्यमंत्री जी पर भी ये आंच आती है। हमने एक कॉल डिटेल रिकॉर्ड से एक एसएमएस का नंबर भी दिया और एसएमएस मैसेज का मजमून भी एसआईटी को दिया है, एसटीएफ को भी दिया है, जो नंबर श्रीमती साधना सिंह का, और वो उन्होंने फॉरवर्ड किया सुधीर शर्मा जी। सुधीर शर्मा जी ने उसको फॉरवर्ड किया पंकज त्रिवेदी जी, और पंकज त्रिवेदी जी ने फॉरवर्ड किया नितिन महिंद्रा। नितिन महिंद्रा जेल में, पंकज त्रिवेदी जेल में, सुधीर शर्मा जेल में, लेकिन जहां से ओरिजिनल निकला है उन पर इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। इसी प्रकार जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, जो पूरा मेडिकल एजुकेशन कॉलेजेस में भर्ती कराने के जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, आज तक स्टेट टास्क फोर्स ने, एसटीएफ ने उनसे जांच पड़ताल भी नहीं की। डॉक्टर श्रीवास्तव, क्या कारण है कि जो व्यक्ति मेडिकल कॉलेज की भर्ती का मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जवाबदार और जिम्मेदार है, उसकी आपने आज तक एसटीएफ से पूछ तलाश भी नहीं की, उससे जांच, उसको इंटरोगेशन भी नहीं किया। इतना कमजोर केस इसको कर दिया गया है, इसी हमारी आपत्ति है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, रवैया है, जो राजनाथ सिंह जी के उस बयान में परिलक्षित होता है कि केवल यूपीए सरकार के मंत्री इस्तीफा देते हैं, एनडीए सरकार के मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं। और हालांकि हम लोग सुषमा स्वराज जी और वसुंधरा जी सिंधिया से कई प्रमाण हो जाने के बाद भी इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने मंत्रिमंडल से, जिसको 5 साल की सजा हो गई थी बाबूभाई बोकड़िया को, उसको भी मंत्रिमंडल से नहीं हटाया। एक और मत्स्य पालन मंत्री, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने 400 करोड़ का घोटाले के रूप में एफआईआर दर्ज करने के लिए डायरेक्शन दिया था, गुजरात की सरकार ने उसको भी नहीं माना, वो भी मंत्री बने रहे। तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, सुषमा जी या वसुंधरा जी सिंधिया से इस्तीफा लेंगे, या उन मंत्रियों से इस्तीफा लेंगे जिन्होंने की फर्जी डिग्री देकर प्रमाण पत्र दिया है, एफिडेविट दिया है। इसलिए हमारी मांग तो रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति, जिसकी हठधर्मिता उसकी आदत में है, वो इस बात को स्वीकार करेगा। हमारी लड़ाई निरंतर चलती रहेगी और जनता के बीच में जाकर हम इन सब बातों को उजागर करेंगे।